नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि टैली मार्क्स क्या होता है। तो टैली मार्क्स का डिफिनीसन हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। जो टैली मार्क क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टैली मार्क जो है डाटा और वस्तुओं को गिनने और रिकॉर्ड करने की एक सरल विधि है। इसमें जो है बच्चों संख्याओं को इसमें जो है संख्याओं को दर्शाने के लिए हम लोग जो है एक सीधी रेखा का उपयोग करते हैं। मतलब एक रेखा का मतलब हो गया एक संख्या, और दो रेखा रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा दो संख्या। इसी तरह से 3 लिखने के लिए हम लोग 3 रेखाओं का यूज करेंगे और 4 लिखने के लिए हम लोग 4 रेखाओं का यूज करेंगे, और 5 दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 सीधी रेखा लिखते हैं और एक जो है इस पे तिरछी रेखा लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है जो ये 5 है इसको 4 सीधी रेखा को लिख के एक तिरछी रेखा से उसको काट दिया जाता है और इसको 5 बोला जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग टैली मार्क्स के बारे में समझ गए हैं। आगे बुक में कह रहा है, जो श्री नीलेश एक अध्यापक है, उन्होंने नव वर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जिलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ले उपलब्ध है। वे विद्यार्थियों से की पसंद जानना चाहते थे। अब शिक्षक को उनके क्लास में जो विद्यार्थी थे उनकी पसंदीदा मिठाई के बारे में जानना था। उन्होंने क्या किया, जो एक बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे और प्रत्येक विद्यार्थी इसे अपनी अपनी प्राथमिकता बताने को कहा। मतलब उनका जो पसंदीदा मिठाई है उसके बारे में बताने को कहा, और इस आधार पर उन्होंने एक मिलान चिन्ह लगाया, एक टैली मार्क लगाया, और जब गिनती 5 पर पहुंची तो उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटती हुई एक रेखा खींचकर 5 के रूप में अंकित किया। जैसा कि पीछे मैंने आप लोग को समझाया है जो टैली मार्क्स कैसे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है जो श्री नीलेश नाम के अध्यापक ने बनाया है। तो इसमें जो है जिलेबी जो है कितने, यहाँ पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं जो जिलेबी कितने विद्यार्थियों को पसंद है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और एक तिरछी रेखा उसको काट रही है, मतलब ये हो गया 5, और उसके बाद एक सीधी रेखा और लिखी दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जो जिलेबी जो है कितने विद्यार्थियों की पसंदीदा मिठाई है, तो वो 6 विद्यार्थियों की है। इसी तरह से गुलाब जामुन जो है यहाँ 5 और 5 के बाद 4 सीधी रेखा है, तो 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हो जाता है 9। मतलब गुलाब जामुन जो है 9 विद्यार्थियों को पसंद है। इसी तरह से है नेक्स्ट मिठाई है गुजिया, तो गुजिया बताना है जो गुजिया कितने विद्यार्थियों की पसंदीदा मिठाई है। तो यहाँ पर ये है 5, फिर 5 5 5 10, और 10 के बाद जो है 3 सीधी रेखा है, तो 10 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जो गुजिया 13 विद्यार्थियों की पसंदीदा मिठाई है। और नेक्स्ट मिठाई है बर्फी, तो बर्फी देख रहे हैं 3 सीधी रेखा है, मतलब 3 बच्चों को जो है बर्फी पसंद है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या में हम लोग लिखेंगे 3, और रसगुल्ला जो है देख रहे हैं 5 और 2, 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इस तरह से हम लोग समझ गए जो रसगुल्ला जो है 7 विद्यार्थियों को पसंद है। आगे इसी टेबल पे आधारित जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए पता लगाए में ये हम लोग पूरा करेंगे। इसमें पहले है मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए।
इसमें पहला क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया। तो ऊपर हम लोग देख रहे हैं जो जलेबी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6। बर्फी को डैश से विद्यार्थियों ने चुना। बर्फी को कितने विद्यार्थियों ने चुना, यहाँ देख रहे हैं बर्फी को 3 विद्यार्थियों ने चुना। तो यहाँ पर 3 भर देंगे, यहाँ जो दिया हुआ है जगह उसमें। गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना है, गुजिया को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13। अब रसगुल्ले को कितने विद्यार्थियों ने चुना है, तो 7 विद्यार्थियों ने चुना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया। तो गुलाब जामुन का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 9। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग डाल देंगे 9। इस तरह से यह हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से श्री नीलेश जो है अपने कर्मचारी को इसी अनुसार जो मिठाई लाने के लिए बोलते हैं और उनके कर्मचारी को जो है मिठाई खरीदने में सुविधा होती है। जब उन्होंने ये डाटा तैयार कर लिया था तो इस अनुसार उनको मिठाई खरीदने में सुविधा होती है। आगे 2 में है, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार से मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है, व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है। तो बच्चों ये दी गई सारणी जो है यह इसके अनुसार जो मिठाई वितरित करने के लिए यह सारणी जो है पर्याप्त है। आगे जो है हम लोग समझेंगे जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन हम लोग इस तरह दे सकते हैं, जो किसी डाटा में कोई संख्या या ऑब्जर्वेशन जितनी बार आती है उसे उस संख्या की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में जो है बच्चों बारंबारता कहा जाता है। आसान शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जो कोई वैल्यू जो है कितनी बार रिपीट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जो मान लीजिए जो डाटा है, मान लीजिए जो डाटा हम लोग दे रहे हैं वो है 2, 3, 2, 5, 3 और 2। हम लोग को जो है ये डाटा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को 2 चीज़, एक यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी है 100 डालेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 जो है कौन कौन सा नंबर हम लोगों ने यूज़ किया है, हमारे पास जो डाटा आया है उसमें कौन कौन सा नंबर है, एक है 2, दूसरा है 3 और तीसरा नंबर है 5। तो नंबर के नीचे हम लोग लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 5। अब हम लोग देखेंगे 2 कितने बार यूज हुआ है, तो 2 1, 2 और 3। तो इस तरह से नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी जो है 3 हो गई। और 5 कितने बार हुआ है, 5 हुआ है 1 बार। तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 कितने बार यूज किया गया है, तो 3 है 2 बार। तो 3 की फ्रीक्वेंसी नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी जो है 2 हो गई। इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ किताब में जो आपकी किताब में एक उदाहरण देकर समझाया गया है, जो इस प्रकार है। जो सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पे लिखा। अब यह संध्या जो है अपने कक्षा के विद्यार्थियों से एक डाटा कलेक्ट करती है जो उनके जूतों के साइज के बारे में है। तो कितने बच्चों का कौन सा साइज आता है उसके आधार पर उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया है और उसको बोर्ड पर लिखा है। और ये डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया है, जो फिर उन्होंने विद्यार्थियों के जूते के साइज को आरोही मतलब असेंडिंग क्रम में लिखा। असेंडिंग क्रम का मतलब क्या होता है, जो हम लोग अगर छोटे से बड़े संख्या की ओर जाते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उसके बाद धीरे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से
हम लोग क्रम सजाते हैं और इस क्रम को कहा जाता है, जब हम लोग छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं तो इस क्रम को कहा जाता है आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितने बच्चे को 3 नंबर का जूता आता है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 बच्चों को जो है 3 नंबर का जूता आ रहा है, तो उन्होंने 3 बार 3 लिखा। फिर जितने बच्चे को 4 नंबर का जूता आ रहा था तो उन्होंने उतनी बार 4 लिखा है। फिर 5 नंबर को लिखा है, उसके बाद 6 नंबर लिखा है और लास्ट में जो है सबसे बड़ी साइज है 7, तो उन्होंने 7 लिखा है। अब इसी टेबल के आधार पर अरेंजमेंट के आधार पर जो है आइए पता लगाएं। में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में जूतों की अधिकतम साइज क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं जो अधिकतम साइज क्या है, तो 7 है। तो यहाँ पर आंसर में हम लोग लिख देंगे अधिकतम साइज है 7। दूसरा है, कक्षा में जूतों की न्यूनतम साइज डैश है। तो न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे छोटा साइज जो है क्या है, 3 है। सबसे छोटा साइज या तो इसके आंसर में लिख देंगे 3। अगला क्वेश्चन है, डैश विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। तो 5 साइज का जूता पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो उसकी काउंटिंग करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब 10 विद्यार्थी हैं जिनको जो है 5 नंबर का जूता आता है। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 10 विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं, मतलब 4 साइज तक छोड़ देना, उसके बाद कितने विद्यार्थी हैं उसकी काउंटिंग करनी है। तो अभी हम लोगों ने 5 नंबर वाले साइज का काउंटिंग किया है, जो 5 नंबर वाले बच्चे हैं 10, उसके बाद है 11, 12, 13, 14 और 15, मतलब 4 से ज़्यादा साइज पहनने वाले बच्चों के जूतों की संख्या है 15। तो यहाँ इसके आंसर में लिखेंगे 15। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने ये इन प्रश्नों का उत्तर कर लिया है। आगे है प्रश्न 2 में, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता मिली है? तो इस तरह से जो हम लोग आंकड़े व्यवस्थित कर लिए हैं, तो इससे हम लोग ऊपर दिए गए प्रश्न को जो है आसानी से हम लोग देख रहे हैं, जो आसानी से इसका उत्तर हम लोग दे पाए हैं। इस क्रम में जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आंकड़े को व्यवस्थित कर लिए हैं, तो हम लोगों को उत्तर देने में ये जो प्रश्न आए हैं इनका उत्तर देने में सुविधा हुई है। तो इस को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो इस विधि से हम लोग ऊपर दिए गए प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे पाए। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी हैं? तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी है, जैसे टैली मार्क, चित्रालेख, दंड आलेख और इत्यादि। हम लोग आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग जो है टैली मार्क का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे समझा है। चित्रालेख और दंड आलेख के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। और इत्यादि का मतलब होता है जो और भी तरीके हैं जिससे हम लोग जो है आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम सभी को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग 1-2 उदाहरण लिखने के बाद हम लोग इत्यादि लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न संख्या 4 में जो है कुछ ऐसे प्रश्नों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है मैंने अपने अनुसार इस सारणी को भरा है
भरकर बताने वाली हूँ। आप जो है अपने अनुसार इसमें हेरा फेरी भी कर सकते हैं, अपने अनुसार इस सारणी को भर सकते हैं। आप जब अपने घर से अपने विद्यालय की ओर जाते हैं और रास्ते में पेड़ देखते हैं तो कौन कौन से पेड़ देखते हैं और उन पेड़ों की संख्या कितनी होती है, उसके अनुसार इस सारणी को जो है भरने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मैं जब अपने घर से जाती हूँ कहीं पर तो मेरे रास्ते में जो नज़दीक के मार्केट में जाती हूँ तो मेरे रास्ते में जो है पीपल का पेड़ जो है वह आता है। तो पीपल का पेड़ जो है आता है, उसकी संख्या, पेड़ों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर पेड़ों की संख्या में मैं 2 लिख दूंगी। उस तरह से नीम का पेड़ जो है, नीम का पेड़ों की संख्या जो है 5 है। तो नीम के पेड़ों की संख्या के आगे मैं 5 लिखूंगी। आगे है मेरे रास्ते में जो है कुछ आम के भी पेड़ आते हैं, तो आम के पेड़ों की संख्या है, आम के पेड़ों की संख्या है, संख्या भी 5 है। और नेक्स्ट पेड़ जो आता है वह है बरगद। मेरे अगल बगल में जो है बरगद के भी पेड़ है, तो बरगद के पेड़ों की संख्या जो है वह है 4। अब इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर इस सारणी के आधार पर, भरने के आधार पर जो है नीचे प्रश्न भी दिए गए हैं। उसमें है पहला, जो कौन सा पेड़ जो है अधिकतम संख्या में मिला। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं सारणी को जब बढ़े हैं तो देखे हैं जो नीम और आम का पेड़ जो है अधिकतम दोनों की संख्या जो है बराबर ही है और वह है 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीम और आम। अधिकतम पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या में जो है होगा नीम और आम। कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, तो पीपल का पेड़ जो है हम लोगों को सबसे कम मिला है, तो इसका आंसर लिखेंगे पीपल। क्या ऐसे 2 पेड़ पाए जिनकी संख्याएं समान थी, तो हाँ, मेरे केस में जो है 2 ऐसे पेड़ है जिनकी संख्याएं समान है। दोनों जो है क्या है, 5 और 5 है, और वो दोनों पेड़ है नीम और आम। तो यहाँ इसका आंसर भी हो जाएगा नीम और आम। तो इस तरह से यह प्रश्न भी हल हो चुका। इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्न 5 में आ गए हैं। प्रश्न 5 कह रहा है कि एक कोरा कागज लीजिए तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा सा समाचार चिपकाइए। एक सादे कागज में जो है एक समाचार चिपकाना है और प्रत्येक विद्यार्थी जो है एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। मतलब आपकी कक्षा में जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो दूसरे लेख का भी, दूसरे आर्टिकल का भी उपयोग जो है कर सकते हैं। अब कागज पर नीचे दर्शाए गए एक सारणी तैयार कीजिए। नीचे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को, इस सारणी को जो है पूरा करना है। उसमें बताना है जो लेटर्स जो है C, E, I, R और X जो है कितनी बार आती हैं, उसको गिनती करके जो है इस टेबल को पूरा करना है। तो यह एक एक्टिविटी है जो अपने कक्षा में, अपने क्लास में करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर, तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने इस आर्टिकल का यूज किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो लेटर C कितने बार आ रहा है, तो यहाँ हम लोग 3 लाइन का यूज करेंगे। और इसमें देखेंगे जो C कितने बार आता है, तो C आने 1, 2, 3, 4, 5। तो C कितने बार आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो C जो है 5 बार आ रहा है। दूसरा लेटर है E की ये गिनती करेंगे। E है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12। ई जो है बच्चों आ रहा है 12 बार। और आई नेक्स्ट है आई 1 2 3 4 5 6 और 7। आई जो है 7 बार आ रहा है। नेक्स्ट है आर, तो आर 1 2 3 4 5 6 और 6 बार। और लास्ट है एक्स, तो एक्स का यूज यहाँ पर जो है एक्स का एक बार एक ही बार यूज किया गया, तो एक्स में एक्स के नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे 1। अब इस आधार पर जो है हम लोगों को बताना है जो सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर प्राप्त हुआ है। तो सबसे अधिक बार हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है? ई। तो हम लोग इसमें डाल देंगे सबसे अधिक बार जो है बच्चों हम लोग देख रहे हैं जो ई मिला है, तो इसका आंसर में हम लोग डालेंगे ई। सबसे कम बार कौन सा कम बार प्राप्त हुआ अक्षर कौन सा है? तो सबसे कम बार प्राप्त हुआ है एक्स, तो इसमें डालेंगे एक्स। सी में है इन पांचों अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। अब अपनी सूची को क्रम में अपने सहपाठियों की सूची के क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रम के समान है या लगभग समान है? लगभग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा क्रम सी, ई, आई, आर और एक्स प्राप्त होने की संभावना है। आपके विचार में ऐसा क्यों है? तो बच्चों आगे जो है इस टेबल को में जो लेटर्स मिले इस सारणी के अनुसार जो है हम लोगों को आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो आरोही क्रम में हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना है। तो सबसे कम मिलने वाला संख्या लेटर है एक्स, जो कि हम लोगों को कितने बार मिला है? एक बार। तो एक बार जो है एक्स लिखेंगे। उसके बाद जो है सी जो है वह है 5 बार मिला है, एक के बाद 5 है, तो सी जो है हम लोग 5 बार लिखेंगे। 2 3 4 5। और उसके बाद 5 के बाद जो है सबसे छोटा है 6 जो है 6 बार जो है आर मिला है, तो आर को हम लोग 6 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद आई है जो कि 7 टाइम मिला है, तो 7 टाइम्स आई लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 12 बार जो है ई लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से जो है आरोही क्रम में हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया है। आगे है क्वेश्चन, वह प्रक्रिया लिखिए जिससे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। तो इस कार्य को पूरा करने में हम लोगों ने किस प्रक्रिया को अपनाया है? तो वह है आरोही क्रम। इसका उत्तर होगा आरोही क्रम में को अपनाया है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने इस टेबल को अरेंज किया है। वह है अगला है अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। आपको जो है चर्चा करना है अपने दोस्तों के साथ जो उन्होंने किन प्रक्रियाओं से अपनाया है।
आगे है एफ में, यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो हम लोग जो है इसका भी उत्तर जो है हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग दूसरे समाचार पत्र के साथ भी जो है आरोही क्रम वाली प्रक्रिया को ही अपनाएंगे। तो इसके उत्तर में भी हम लोग लिख सकते हैं आरोही क्रम। इस तरह से जो है बच्चों हम लोगों ने आज फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स के बारे में समझा है। उम्मीद करती हूँ जो आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका चित्रालेख, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफ कहा जाता है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चित्रालेख टॉपिक को समझने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।